हेलो जी, नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। यस, खुश रहिए बेटा। गुड आफ्टरनून। चलिए, तो श्वसन एवं गैसों का विनिमय हमारा अध्याय चल रहा है। लेक्चर नंबर 3 है, जिसका मैंने आपको पहले भी कहा था मैक्सिमम 5 लेक्चर में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए नेक्स्ट मंडे आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में बेटा हम क्या बात करेंगे, उससे पहले हम जल्दी से देख लेते हैं हमने कल की क्लास में क्या बात की थी। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र में कुछ चीजें रह गई थी, जैसे हमने देखा था जो श्वसन मार्ग होता है उसको हमने 2 भागों में विभाजित किया है। एक आपका चालन भाग, दूसरा आपका विनिमय भाग। क्या इनके काम होते हैं, कहाँ से कहाँ तक चालन भाग, कहाँ से कहाँ तक विनिमय भाग होता है, इस पर हमने चर्चा की थी। इसके बाद बेटा हमने फुफ्फुस आवरण आवरण जो होते हैं, जिसको हम प्लूरा बोलते हैं, इसके बारे में हमने बात की थी। उसकी संरचना देखी थी, क्या कहाँ से ही जुड़ी होती है, उनके बीच में जो द्रव्य होता है उसका क्या काम होता है, इस पर हमने चर्चा की थी। फिर बेटा हमने और क्या देखा था मानव श्वसन तंत्र में, यही सब देखा था। ठीक है, फिर हमने बात की थी बेटा श्वासन की क्रियाविधि की। अगला टॉपिक हमारा क्या था? अगला टॉपिक हमारा था श्वासन की क्रियाविधि। हाँ, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में बेटा हम लोगों ने बात की थी किस तरीके से आपकी डायफ्राम और बाह्य अंतःपृष्ठ पेशियां आपके सामान्य श्वसन में मदद करती हैं, किस तरीके से श्वासन के लिए जो हम निश्वसन और अंतःश्वसन करते हैं, अंतःश्वसन वायु अंदर लेना, निश्वसन कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालना, किस तरीके से बेटा ये वायु अंदर और बाहर निकालते समय हमें फेफड़ों के आयतन में बदलाव करना होता है, ताकि वहां पर एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर सके हम वायुमंडलीय वायु की तुलना में। यस, यहाँ तक हमने बात कर ली थी किस तरीके से आपकी पेशियां संकुचन और शीतलन करती हैं, किस तरीके से आपके जो वक्षीय आयतन है उसमें बदलाव होता है, वक्षीय आयतन में होने वाला बदलाव सीधा आपके फेफड़ों में दिखता है, और किस तरीके से बेटा फेफड़ों में जो आयतन बदलाव होता है उसके हिसाब से वहां का प्रेशर, एयर प्रेशर में बदलाव होता है, और इसी एयर प्रेशर के हिसाब से बेटा हम अंतःश्वसन या निश्वसन करते हैं। डीपीपी आपको मिल गई होगी, डीपीपी आपने कर ली होगी। यस, सारे क्वेश्चन बन रहे हैं डीपीपी के, प्लीज लेट मी नो। 2 डीपीपी अब तक आ चुकी हैं 2 लेक्चर में। आज लेक्चर नंबर 3 है, और आज की भी डीपीपी रात मैंने 1:45 बजे दी है। हाँ जी, तो आज की भी डीपीपी आपको क्लास के बाद मिल जाएगी। डीपीपीज बन रही हैं, प्लीज लेट मी नो। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। अब तक गुड आफ्टरनून ही चल रहा है भाई, यहाँ मैंने रिवाइज करा दिया जो भी अब तक हमने पढ़ा है उसका। हमने सामान्य श्वासन दर भी देख ली थी कल, 12 से 16 प्रति मिनट होती है। हमने ये भी देखा था कि श्वासन के दौरान कितनी वायु की मात्रा हम अंदर लेते हैं, बाहर निकालते हैं। इसको बेटा हम स्पायरोमीटर नामक एक यंत्र होता है जिससे मेजर करते हैं। यस, बन रही है, डन। क्या बोल रहे हैं? यस मैम, नो मैम? हाँ जी, एक क्वेश्चन प्लीज मैम। क्या क्वेश्चन है सोनम सेन? मैम वॉइस बढ़ाइए। ये भगवान यार, मैं तो ये वॉइस वाले इससे इतनी इशू मतलब दुखी हो चुकी हूँ ना, इतनी है बेटा वॉइस। चलिए, एक्चुअली तुम लोगों को ना ऊंचा तेज सुनने की आवाज मतलब आदत पड़ गई है, तो नॉर्मल तुम लोगों को समझ ही नहीं आता है यार। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे श्वसन संबंधी आयतन और श्वसन संबंधी क्षमताओं के बारे में, पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे गैसों का विनिमय। छोटे छोटे से दोनों टॉपिक हैं, बहुत ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, तो हम इन पर आज चर्चा करेंगे। कल हम बात करेंगे गैसों के परिवहन पर, ठीक है ना? चलिए, तो हेडिंग डालिएगा श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं। चैट को मैंने सबसे पहले रोकना है, ठीक है ना? कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते, शिवम मीना बोल रहे हैं। कैसे क्वेश्चंस नहीं बनते बेटा? एक मिनट रुको, पहले वॉइस इशू चेक करवा लेते हैं। वेट, लेट मी सी। कुछ वॉइस इशू है क्या बच्चे? मैं बहुत परेशान हो गई, क्या ये डेली डेली का वॉइस इशू आ जाता है? आप वॉइस बढ़ा रहे हैं, बढ़ाइए, बच्चे बोल रहे हैं थोड़ा सा।
हाँ प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। तो हेडिंग डालिएगा श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं। इनको आप रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज बोल सकते हो, आप पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज बोल सकते हो, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। चलिए, तो सबसे पहले हम कुछ आयतनों की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे क्षमताओं की। ठीक है, तो पहले हेडिंग डालिएगा श्वसन संबंधी आयतन। श्वसन संबंधी आयतन। वैसे तो इसमें आप चाहें तो एज इट इज जो आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है उसको कॉपी कर सकते हैं। मैं क्योंकि बहुत ही सिंपल और शॉर्ट में लिखाने वाली हूँ, एक ही बात है। ठीक है, आपकी इच्छा है, आपको जहां से लिखना है आप वहां से लिख सकते हैं। बेटा आप लोग क्लास 11th या 12th में तो है नहीं, है ना, कि आपको एक एक करके लाइन लिखनी पड़ेगी पूरी वहां पे एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में। अपन ड्रॉपर बैच में हमें सिर्फ टिक लगाना है। तो आपका ओके ओके ठीक है, तो आपका जो मेन मुद्दा होना चाहिए बेटा वो होना चाहिए कंसेप्ट क्लियरेंस पे। नोट्स वाले फेज से थोड़े से ऊपर आ जाओ भाई, है ना। जो बच्चे कहते हैं मैडम आप प्लीज फ्लो चार्ट मत बनवाया करो, या मैडम आप प्लीज थ्योरी पूरी लिखवाया करो, तो मैं आप लोगों को बेटा फिर वही चीज मैंने पहले भी बोली थी और आज मैं फिर बोलूंगी कि प्लीज आप लोग फोकस करें कंसेप्ट पे। ठीक है, आप लोग फोकस करें जितना शॉर्ट में चीजें हो जाएं उस पर। ठीक है, पूरी 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 थ्योरी बेटा उनके लिए होती है जो 11th और 12th में होते हैं। ठीक है, जिनको ये पता है कि हमें बोर्ड्स भी लिखने हैं, है ना। तो अभी से शॉर्ट्स की आदत हो जाएगी तो फिर बोर्ड में नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो इस चीज का आप लोग थोड़ा, यार बड़े हो गए हो, बड़े बच्चों जैसे पढ़ाई किया करो। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा श्वसन संबंधी आयतन। और श्वसन संबंधी आयतन में हम 4 आयतनों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है आपका ज्वारीय आयतन। सबसे पहला क्या है बेटा आपका ज्वारीय आयतन। इसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है इस चैप्टर का, लेकिन आपको बता दूं बेटा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। यहां से आप नीट का अगर पेपर उठाते हैं तो 2013 से 2025 तक अगर आप पेपर देखेंगे तो हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन यहां से आया है, और अगर हर साल नहीं तो हर दूसरे साल तो आया ही आया है। तो इस एक टॉपिक से बेटा कम से कम नहीं तो आपके 8 से 10 क्वेश्चन पिछले 12-13 सालों में आ चुके हैं। तो ये छोटा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान लगा के यहाँ पे देखिएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर बेटा आपका भी चार्ट ऑफ कर दिया है। ज्वारीय आयतन क्या होता है बेटा? वायु की वो मात्रा जो हम सामान्य श्वसन की क्रिया के दौरान अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। जैसे भी आप सब सांस ले रहे हो, कोई सांस रोक के नहीं बैठा है, ठीक है। तो अगर आप सांस ले रहे हो तो कुछ वायु की मात्रा अंदर जा रही होगी, कुछ वायु की मात्रा बाहर आ रही होगी। तो कितनी वायु की मात्रा अंदर जा रही है? आधा लीटर, 500 मिलीलीटर। या कितनी वायु की मात्रा बाहर आ रही है? आधा लीटर या 500 मिलीलीटर। यही बेटा आपका ज्वारीय आयतन है। ठीक है, तो बहुत सिंपल टर्म्स में बेटा मैं इसको लिखवाना चाहूंगी। वायु की, ऐसा क्यों हो रहा है, वायु की वह मात्रा जो सामान्य श्वसन के दौरान अंदर ली जाती है या बाहर निकाली जाती है। ठीक है, इसको बेटा हम बोलते हैं ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान आप कितनी वायु की मात्रा अंदर ले रहे हो, कितनी वायु की मात्रा बाहर निकाल रहे हो, ये होती है लगभग आपकी 500 मिलीलीटर। अब हमने क्या बोला बेटा, अपनी श्वासन दर क्या है? हम 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस ले रहे हैं। तो हम 12 से 16 बार हम 500 ml अंदर कर रहे हैं और 12 से 16 बार हम 500 ml बाहर निकाल रहे हैं। तो ये तो हो गया बेटा ज्वारीय आयतन। मतलब एक अंत श्वसन में आप कितनी वायु अंदर ले रहे हो या एक निश्वसन में आप कितनी वायु बाहर निकाल रहे हो, ये हो गया बेटा ज्वारीय आयतन। लेकिन अगर हम प्रति मिनट बात करें, ठीक है, तो 12 to 16 होता है। 12 5 जा
60 और 16 5 ज़ा 80। बोल सकते हो ये कि 1 मिनट में आपका ज्वारीय आयतन कितना है? 12 से 16 प्रति मिनट श्वासन दर के हिसाब से 6000 से 8000 मिलीलीटर प्रति मिनट। समझ में आया कि नहीं? बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। यहां से आपका क्वेश्चन आता है नीट में, कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार। कई बार मतलब कई बार। ये जो आपके 9 वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज हैं, यहां से आपके नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा है। डायरेक्ट पूछा गया है, मैच दी फॉलोइंग पूछा गया है, कैपेसिटी में प्लस माइनस पूछा गया है। ठीक है, तो वो सब मैं अभी आपको यहाँ पर करवा दूंगी। समझ में आया कि नहीं? सबको एक बार थम्स अप कर दीजिए बेटा। ये हो गया आपका ज्वारीय आयतन। सामान्य अंतःश्वसन या सामान्य निश्वसन के दौरान हम वायु की कितनी मात्रा अंदर या कितनी मात्रा बाहर निकालते हैं, उसको बेटा हम ज्वारीय आयतन बोलते हैं। और हम 500 ml अंदर और 500 ml बाहर निकालते हैं, जिसके हिसाब से हम 1 मिनट में 6000 मिलीलीटर अंदर या 6000 से 8000 मिलीलीटर बाहर निकालते हैं। डन है सबका? चलिए, दूसरा बेटा हो गया ज्वारीय आयतन के बाद आपका अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दूसरा हो गया आपका अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन, जिसे हम बोलेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन शॉर्ट बेटा हम इसको IRV भी बोलते हैं, और इसको बेटा हम इन शॉर्ट TV बोल देते हैं। ठीक है, आपको शॉर्ट सबके पता होने चाहिए। ठीक है, तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि सामान्य श्वसन के अलावा आप बलपूर्वक कितनी मात्रा में वायु को अंदर खींच सकते हो। तो सामान्य 500 ml लिया, उसके अलावा मैं फोर्सफुली कितनी वायु की मात्रा अंदर खींच सकती हूँ, उसको बेटा हम बोलते हैं अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। तो इसमें आप लिखेंगे सामान्य अंतः श्वसन के अलावा वायु की वह मात्रा जो बलपूर्वक अंतः श्वसित की जा सकती है, बलपूर्वक अंतः श्वसित की जा सकती है, की जा सकती है। ठीक है, नॉर्मल के अलावा 500 ml के अलावा आप मैक्सिमम कितना अंदर खींच सकते हो वायु की मात्रा, उसको बेटा हम बोलते हैं अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। और ये बेटा कितना होता है? ये होता है आपका 2500 से 3000 मिलीलीटर। मतलब 500 ml जो मैंने नॉर्मली इनहेल किया, उसके अलावा अगर मैं फोर्स लगाऊं, मैं अगर बाबा रामदेव बन जाऊं, तो बेटा मैं 2500 से 3000 ml और वायु जबरदस्ती अंदर ले सकती हूँ। ये है मेरा अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। ठीक है, इसी तरीके से आता है बेटा आपका निश्वसन सुरक्षित आयतन, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या आता है बेटा आपका? निश्वसन सुरक्षित आयतन। यस, निश्वसन सुरक्षित आयतन बेटा क्या है आपका? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या इसको आप ERV बोल सकते हो, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन शॉर्ट हम इसको ERV बोल सकते हैं। तो ERV क्या है बेटा? नॉर्मल हमने अंदर 500 ml लिया था, हम नॉर्मल बाहर भी तो 500 ml ही निकाल रहे हैं ना, लेकिन 500 ml के अलावा हम बलपूर्वक और कितना निकाल सकते हैं, वो बेटा हो गया आपका निश्वसन सुरक्षित आयतन। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? सामान्य निश्वसन के दौरान या सामान्य निश्वसन के अलावा वायु की वह मात्रा
जो बलपूर्वक निश्वसित की जा सकती है, बलपूर्वक निश्वसित की जा सकती है ना। तो सामान्य 500 ml के अलावा आप मैक्सिमम और कितना निकाल सकते हो? तो बेटा आप निकाल सकते हो लगभग 1000 से 1100 ml आप 500 ml के अलावा और निकाल सकते हो, ठीक है। और सब कुछ निकालने के बाद भी कुछ वायु की मात्रा हमेशा आपके फेफड़ों में बची रहती है और उसको बेटा हम बोलते हैं अवशेषी आयतन, ठीक है। अवशेषी आयतन, या इसको बेटा हम बोलेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम, या बेटा हम इसको बोलेंगे आरवी, ठीक है। इसको हम बोलेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम, या इसको हम बोल देंगे आरवी। अवशेषी मतलब अवशेष, बचा कुचा, ठीक है। तो बलपूर्वक निकालने के बाद भी मैं पूरा फोर्स लगा दूंगी कि मेरे फेफड़ों में जितनी वायु है मैं बाहर निकाल दूं, मैं पूरा फोर्स लगा दूं, उसके बाद भी कुछ मात्रा में वायु का हमेशा अवशेष बचा रहेगा मेरे फेफड़ों में, और वो बेटा होता है आपका अवशेषी आयतन। और ये बेटा अवशेषी आयतन बहुत जरूरी होता है आपके कुपिकाओं को, आपके फेफड़ों को पिचकने से बचाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा जो अवशेषी आयतन है, इस अवशेषी आयतन में आप ऐसे जान लीजिएगा, अवशेषी आयतन वायु की वह मात्रा जो बलपूर्वक निश्वसन के बाद भी फेफड़ों में बची रहती है, ठीक है। हम कितना भी कोशिश करें बेटा निकालने की वायु, तो भी हम इसको नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। और ये जो है बेटा, ये है आपका 1100 से 1200 मिलीलीटर, ठीक है। एक बार रीस्टार्ट स्केड्यूल करने का आ रहा है, उसमें ये बहुत दिन से आ रहा है, एक बार आप चेक करिए स्क्रीन पर प्लीज। कर देना क्योंकि हर क्लास में ये आ ही रहा है। ओके, हाँ जी, समझ में आया कि नहीं सबको? यहाँ तक कोई डाउट, कोई भी दिक्कत है ही नहीं? कितना सिंपल है। बच्चे इसमें फंसा, मैडम ये दोबारा समझा दो, अरे मैडम ये समझ में नहीं आ रहा, मैडम ये फिर से समझा दो। देखो सोनम सेन बोल रही मैडम फोर्थ वाला समझा दो। बेटा फोर्थ वाला मतलब अवशेषी, अवशेषी मतलब बचा हुआ। मैं कितना भी वायु को बाहर निकालना चाहूं तो भी बेटा कुछ मात्रा में वायु हमेशा मेरे फेफड़ों में रह जाती है, ठीक है। और ये रहनी जरूरी भी है, अगर ये नहीं रहेगी तो बेटा आपके लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे, पिचक जाएंगे, ठीक है। और यही जो बेटा वायु की मात्रा रह गई है आपके लंग्स में बलपूर्वक निश्वसन के बाद भी, इसको बेटा हम कहते हैं अवशेषी आयतन, ठीक है। चलिए ये तो हो गए आपके आयतन। अब आप हेडिंग डालिएगा बेटा श्वसन संबंधी क्षमताएं या श्वसन क्षमताएं। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, श्वसन संबंधी क्षमताओं की अगर हम बात करें तो क्षमता हमेशा दो या दो से ज्यादा आयतन के जोड़ से निकलता है, ठीक है। क्षमता हमेशा दो या अधिक आयतन के, दो या अधिक आयतन का जोड़ होता है, ये आयतनों का जोड़, ठीक है। तो बेटा निकलता है आपका कोई भी श्वसन संबंधी क्षमता। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले हो गई आपकी
अंतः श्वसन क्षमता मतलब आप वायु की कुल कितनी मात्रा अंतः श्वसित कर सकते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इन शॉर्ट इसको हम आईसी के नाम से जानते हैं, आईसी। ठीक है, मतलब आपकी अंतः श्वसन करने की कुल क्षमता कितनी है, आप कितना अंतः श्वसन कर सकते हो। तो सीधी बात है, वायु की वह मात्रा या वायु की कुल मात्रा जो अंतः श्वसित की जा सकती है, ठीक है, जो अंतः श्वसित की जा सकती है, उसको बेटा हम अंतः श्वसन क्षमता कहते हैं। तो मैं टोटल कितना इनहेल कर सकती हूँ, मैं टीवी 500 ml इनहेल कर सकती हूँ, प्लस जो मैं बलपूर्वक इनहेल कर सकती हूँ IRV। ठीक है, और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए बेटा, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 500 प्लस IRV कितना था अपना 2500 से 3000। ठीक है, मैं पूरा यहाँ नहीं लिखती हूँ, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। 500 प्लस 2500 से 3000 हो गया लगभग आपका ये 3000 से 3500। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है आपकी, वायु की कुल मात्रा जो आप अंतः श्वसित कर सकते हैं। तो 500 ml तो मैं नॉर्मल इनहेल कर ही रही हूँ, प्लस मैं बलपूर्वक 2500 से 3000 और इनहेल कर सकती हूँ, तो इन दोनों को जोड़ दो तो लगभग 3 से 3500 में कुल मात्रा अंतः श्वसित कर सकती हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आ जाता है बेटा दूसरा आपका निश्वसन क्षमता। ठीक है, दूसरा क्या आ जाता है बेटा आपका निश्वसन क्षमता, जिसे हम बोलेंगे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, या बेटा इसको हम ईसी बोलते हैं। ईसी आपकी कितनी वायु बाहर निकालने की क्षमता है। ठीक है, तो वायु की कुल मात्रा, वायु की कुल मात्रा जो निश्वसित की जा सकती है, मतलब जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं, जो निश्वसित की जा सकती है। तो कुल हम कितनी वायु की मात्रा बाहर निकाल सकते हैं, 500 ml आपका टीवी निकाल सकते हो, प्लस आपका 1000 से 1100 ml ERV निकाल सकते हो, तो लगभग आपका 1500 से 1600 ml बेटा वायु की मात्रा को बाहर निकाल सकते हो फोर्सफुली। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा आपका जैव क्षमता। जैव क्षमता, इसको हम बोलते हैं बेटा वाइटल कैपेसिटी या VC। आपको सबके इंग्लिश नाम और शॉर्टकट पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार आपके नीट के एग्जाम में जैव क्षमता, अंतः श्वसन क्षमता, निश्वसन क्षमता, अवशेषीय आयतन ऐसा लिखा हुआ नहीं है, डायरेक्ट आया है टीवी, IRV, RV, ERV, EC, VC, FRC। तो आपको बेटा ये एज इट इज पता होने चाहिए। ठीक है ना। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी मतलब आप इसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हो। मैंने जितनी वायु की मात्रा में निकाल सकती थी निकाल दी, उसके बाद में मैक्सिमम कितनी वायु की मात्रा अंदर ले सकती हूँ, या आप ऐसे बोल सकते हो कि मैक्सिमम जितनी वायु की मात्रा मैं अंदर ले सकती थी ले ली, अब मैं मैक्सिमम कितनी वायु की मात्रा बाहर निकाल सकती हूँ। ठीक है, आप पहले इसकी डेफिनेशन समझें फिर आप लिखें। तो बलपूर्वक निश्वसन के बाद, बलपूर्वक निश्वसन के बाद वायु की कुल मात्रा जो अंतः श्वसित की जा सकती है, अंतः श्वसित की जा सकती है। ठीक है, आपने बलपूर्वक जितना आप निकाल सकते थे निकाल दिया, उसके बाद आप मैक्सिमम कितना, अच्छा आपको ये पता है कि जब आप बलपूर्वक निकालोगे तो भी आप अवशेषीय आयतन नहीं निकाल सकते। ठीक है, अवशेषीय आयतन तो हमेशा आपके फेफड़ों में रहेगा, लेकिन बलपूर्वक निकालने के बाद आप मैक्सिमम अंदर कितना ले सकते हो बेटा। तो सबसे पहले जो मैंने बलपूर्वक निकाला था ERV, निश्वसन सुरक्षित आयतन, ये मैं अंदर लूंगी।
फिर जो मैं सामान्य टीवी 500 ml जो मैं अंदर लेती थी वो मैं लूंगी। इसके अलावा मैं बलपूर्वक अंतर श्वसन भी तो कर सकती हूँ, है ना। अभी मैं बलपूर्वक अंतर श्वसन भी तो कर सकती हूँ, मतलब 1000 से 1100 ml प्लस 500 ml प्लस 2500 से 3000 ml, ठीक है ना। तो आपका कितना हो गया बेटा, 4000 से लेकर के लगभग 3000 4600 ml, इतना बेटा आप बलपूर्वक निश्वसन के बाद मैक्सिमम अंदर ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका जैव क्षमता के बाद क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, कार्यात्मक अवशेषी क्षमता, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, वेट, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। अच्छा, अवशिष्ट मतलब बची हुई, क्रियाशील मतलब जिसमें से अभी आप यूज में भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोलेंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, FRC, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, रेजिडुअल मतलब बचा हुआ, अवशेषी मतलब बचा हुआ, ठीक है। क्षमता मतलब दो या दो से ज्यादा आयतन का जोड़, और क्रियाशील मतलब ऐसा बचा हुआ जिसमें से अभी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि मैंने सामान्य निश्वसन किया, मैंने 500 ml अंदर लिया था, 500 ml बाहर निकाल दिया। सामान्य निश्वसन के बाद मेरे फेफड़ों में कितनी वायु की मात्रा बची है, जिसमें से बेटा अभी भी मैं किसी का मतलब अभी मैं कुछ वायु की मात्रा का क्रिया यानी कि उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ, ठीक है। तो क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता क्या होता है बेटा, सामान्य निश्वसन के पश्चात या सामान्य निश्वसन के बाद फेफड़ों में बची वायु की कुल क्षमता, ठीक है। मैंने भी सिर्फ सामान्य निश्वसन किया है, इसके बाद फेफड़ों में वायु की कितनी, वायु की कुल, एक मिनट रुकना, वायु की कुल मात्रा क्षमता लिख रही हूँ, ठीक है। मैंने अभी सामान्य निश्वसन किया है, इसके बाद मेरे फेफड़ों में कितनी वायु बची है। तो सामान्य निश्वसन करने के बाद जो मैं बलपूर्वक निकाल सकती हूँ वो तो भी अंदर ही बची हुई है भाई साहब, है ना। ER भी बची हुई है, प्लस अवशेषी आयतन तो हमेशा ही रहेगा, RV तो रहेगा ही रहेगा। ERV होता है अपना 1000 से 1100, RV होता है अपना 1100 से 1200, तो ये हो जाएगा लगभग 2100 से 2300 ml, ठीक है। अब इसमें से मैं अभी भी किसका क्रिया में इस्तेमाल कर सकती हूँ, मैं ERV का इस्तेमाल कर सकती हूँ बाहर निकालने के लिए, है ना। चलिए आखिरी है बेटा फेफड़ों की कुल क्षमता, टोटल लंग कैपेसिटी, फेफड़ों की कुल क्षमता जिसे हम बोलेंगे टोटल लंग कैपेसिटी, या इसको हम बोल देते हैं TLC। फेफड़ों की कुल क्षमता मतलब वायु की कुल मात्रा कितनी आ सकती है फेफड़ों में, है ना। वायु की वह मात्रा या वायु की कुल मात्रा जो फेफड़ों में आ सकती है, कितनी आ सकती है बेटा, ये चारों आयतन का जोड़ है, तो ये सारी आपके फेफड़ों में ही ना। तो आपका जब आप बलपूर्वक अंतर श्वसन करेंगे तो RV अंदर से है, वहां पे पहले से है, ठीक है। RV वहां पर पहले से है, आपने ERV भी ले रखा है, प्लस आपने इसको सामान्य अंतर श्वसन कर लिया, प्लस आपने बलपूर्वक अंतर श्वसन कर लिया, तो ये सारी की सारी वायु आपके फेफड़ों में ही है ना। तो आपके फेफड़ों की कुल क्षमता इन चारों आयतन का जोड़ है, ठीक है। तो RV कितना है अपना, लगा लो यहाँ पे अपना 1100 से 1200, 1000 से 1100 हो गया, 2100 से 2300 प्लस 500 ये हो जाएगा 2600 से 2800 प्लस 2500 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा लगभग आपका
5100 से 5800 मिलीलीटर। समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, समझ में आया कि नहीं? मैम आपने गलत लिख दिया। क्या गलत लिख दिया बेटा, बता दो, इंसान है, क्या गलती कर दी है? हाँ, चो चिंपल, हाँ रोशनी, यस, क्या गलत लिख दिया प्रियंका, पहले आप ये बताइए। मेरे हिसाब से मैंने कुछ गलत नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं लगता है तो आप बता सकते हैं। उपेंद्र ने बोल दिया मैडम रिपीट कर दो, ठीक है कर देंगे। मैम पहला वाला रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है बेटा? ऑल क्लियर, 5100 से 5800 सही तो है? आपकी क्लास में शिद्दत से बैठते हैं बेटा, मैं भी क्लास में शिद्दत से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, पूरी शिद्दत से। और यही कारण है कि ये क्लास बेटा मैं वासु को सुला के लेती हूँ और कोशिश करती हूँ। नहीं सोया आज, पता नहीं उसको क्या हो गया, वो सुबह उठा तब से वो डर रहा है। रात में भी इतनी जोर से रो के आया मेरे पास, मम्मा कोई है, मम्मा कोई है। पता नहीं उसको कैसे कैसे सपने आते हैं अभी से। पानी जैसे समझ में आ गया, एकदम मक्खन, हाँ मतलब। चलिए, ये 4000 से 4600 नहीं होगा। ईआरवी आपका 1000 से 1100 प्लस टीवी आपका 500, तो 1500 से 1600 तो ऐसे हो गया। और ये आपका 1100 से 1200, तो एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, ये क्या है, वाइटल कैपेसिटी ना? अच्छा रुक जाओ, हाँ तो ये तो ठीक था अपना, 1500 से 1600 प्लस ये होता है आपका 2500 से 3000, तो 2500 और 1500 4000 होता है। और 1600 से 3000 आपका 4600 ही तो होता है बेटा, कुछ भी तो गलत नहीं है। क्या गलत है प्रभु? एक बार और समझा दीजिए। बिल्कुल समझा दूंगी। अब हम एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं, ठीक है, इस बहाने आपकी एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी। ठीक है नंदिनी, हैप्पी बर्थडे बच्चा। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है बेटा? एनसीईआरटी कहती है ज्वारीय आयतन, मैम टीएलएस 6000 होगा, टोटल टीएलएस नहीं है, टीएलसी है। टोटल लंग कैपेसिटी बेटा 6000 कैसे होगी? 6000 तो नहीं होती है, 5800 ही होती है मैक्सिमम। सब सही है, आई नो। चलिए, तो ज्वारीय आयतन क्या होता है बेटा? सामान्य श्वसन क्रिया के समय प्रति श्वास अंतःश्वसित या निश्वसित किया हुआ वायु का आयतन, जो कि लगभग 5000 ml होता है एक बार का। और ऐसा बेटा 1 मिनट में 6000 से 8000 हो सकता है, क्योंकि 1 मिनट में बेटा हम प्रति मिनट, हमारी श्वसन दर क्या होती है? प्रति मिनट बेटा हम 12 से 16 बार श्वासन करते हैं, ठीक है। और हर श्वासन में हम 500 ml अंदर 500 ml बाहर निकाल रहे हैं, तो इसके हिसाब से 12 इंटू 500 आपका 6000 हो जाएगा और 16 इंटू 500 आपका 8000 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ये हो गया आपका ज्वारीय आयतन। फिर हम बात करते हैं आपके अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन की। तो ये आईआरवी, वायु का वो आयतन, वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतः श्वसित कर सकता है, और ये लगभग 2500 से औसतन, औसतन मतलब हम एवरेज लेते हैं कि लगभग इतनी हो सकती है। किसी में 100-200 ml कम, किसी में 100-200 ml ज्यादा हो सकती है, ठीक है। ये विडाल टेस्ट की टीएलसी सोच रहा है। अच्छा, निश्वसन सुरक्षित आयतन क्या होता है बेटा? वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निकाल सकता है, और ये औसतन 1000 से 1100 मिलीलीटर होती है। अवशेषीय आयतन, जो आपके फेफड़ों में रहना जरूरी है, अदरवाइज फेफड़े जो हैं वो आपके कोलैप्स हो जाएंगे, तो उनको कोलैप्स होने से बचाना जरूरी है। तो वायु का वो आयतन जो बलपूर्वक निश्वसन के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है, इसलिए हम इसको अवशेषी कहते हैं, जो शेष रह गया है, बचा कुचा, और ये लगभग 1100 से 1200 मिलीलीटर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको एक चीज और जाननी जरूरी है कि ये जो 4 आयतन है, ठीक है, आप इसको पॉइंट बना करके कहीं स्टार बना के लिख सकते हैं कि स्पाइरोमीटर की मदद से,
स्पाइरोमीटर की मदद से अवशेषी आयतन के अलावा, है ना, आपकी जो रेसिडुअल वॉल्यूम है, अवशेषी आयतन के अलावा अन्य सभी श्वसन संबंधी आयतनों को मापा जा सकता है। श्वसन संबंधी आयतनों को मापा जा सकता है। ठीक है, अवशेषी आयतन कभी नहीं मापा जा सकता, रीजन बीइंग अवशेषी आयतन कभी बाहर ही नहीं निकल रहा है। ठीक है, लेकिन बेटा बाकी के सामान्य हम अंदर बाहर, स्पाइरोमीटर एक छोटा सा डिवाइस होता है, स्पाइरोमीटर की मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ 1 मिनट के लिए, है ना। ये मैं कैमरा ऑफ करूंगी, लेकिन आपको मैं भूत की तरह भी प्रतीत होंगी, क्योंकि अभी मैं आपको सुनाई दूंगी पर मैं आपको दिखाई नहीं दूंगी। हेलो, कैसे हो? सब बढ़िया? जूलॉजी समझ में आ रही है, हाँ या नहीं? हाँ जी। तो ये बेटा आपका स्पाइरोमीटर है। ठीक है, इस स्पाइरोमीटर में क्या होता है, यहाँ पर आपके पास फूकने के लिए एक पाइप होता है ये। ठीक है, ये देख सकते हो आप। ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है इमेज? दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? है ना, बचाओ बचाओ। हाँ, तो यहाँ पर बेटा ये माउथ पीस है, ये छोटा सा, ये ओपन नहीं हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन इतने से आप देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा डिवाइस है जिसमें ये माउथ पीस है। इस माउथ पीस में आपको फूकना होता है। ठीक है, आप फूकते हो तो बेटा यहाँ पर इसके हिसाब से, यहाँ पर कितना आपने वायु निकाला उसके हिसाब से बेटा यहाँ पर मीटर ऊपर नीचे होता है। ठीक है, समझे या नहीं? ठीक है, तो बस इससे आप पता लगा सकते हो कितनी वायु आपने बाहर छोड़ी, कितनी एक्स्ट्रा आपने बाहर ली जो आप बाहर छोड़ी, है ना। तो इससे आप बलपूर्वक निश्वसन आपने कितना निकाला वो पता कर सकते हो। बलपूर्वक अंत्यश्वसन किया था वही आप बलपूर्वक निकाल, मतलब टोटल निकाल पाओगे, ये आप निकाल सकते हैं। बस जो बचा है अंदर वो आप नहीं निकाल सकते। अवशेषी आयतन यहाँ पर आप नहीं निकाल सकते, बाकी बेटा स्पाइरोमीटर की मदद से और सारी आपको वॉल्यूम्स पता लग सकती हैं। और अगर आपको वॉल्यूम्स पता लग गई हैं तो आपको कैपेसिटीज भी पता लग जाएंगी, क्योंकि कैपेसिटीज 2 या 2 से ज्यादा वॉल्यूम्स का सम होता है, वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये स्पाइरोमीटर की बेटा अगर किसी को भी ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, सांस लेने में दिक्कत है, ठीक है, तो उस कंडीशन में बेटा उनके आयतन कम और ज्यादा होंगे। और अगर आयतन कम ज्यादा हो रहा है बेटा तो उससे हम किसी भी व्यक्ति के फेफड़ों, मैडम जो अच्छा एक बच्चा लिख रहा है मैडम, वो जो पुलिस चेक करती है वो यही होता है क्या? वो जो अल्कोहल के लिए? नहीं बेटा, वो अल्कोहल मीटर अलग होता है, ठीक है ना, वो ये नहीं होता है। नहीं, वो जो पुलिस चेक करती है वो अल्कोहल मीटर अलग है, ये नहीं है। ये तो आपका स्पाइरोमीटर है, ये आपके वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर बाहर जो हो रही है वो बता सकता है। अल्कोहल मीटर में आपने कितना कंज्यूम किया हुआ है वो पता लगता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर बेटा स्पाइरोमीटर की मदद से आप अवशेषी आयतन के अलावा बाकी सभी श्वसन संबंधी आयतनों का पता लगा सकते हैं। और अगर आपको श्वसन संबंधी आयतन पता लग गए तो उनके जोड़ से आप श्वसन संबंधी क्षमताएं निकाल सकते हैं। और ये बेटा जो आयतन निकलते हैं ये आपके श्वसन संबंधी रोगों के निदान के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं, इन आयतनों के या इन आयतनों की मदद से श्वसन संबंधी रोगों का प्रारंभिक निदान, प्रारंभिक मतलब इनिशियल डायग्नोसिस, प्रारंभिक निदान इनिशियल डायग्नोसिस किया जा सकता है। बहुत सिंपल होता है ये तो। फर्स्ट ईयर में जाओगे ना तो ये सारे एक्सपेरिमेंट तुम्हें ह्यूमन फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल में करवा दिए जाएंगे सारे। अपना ब्लड ग्रुप कैसे पता लगाया जाता है ना, ब्लीडिंग टाइम तुम्हारा क्या है, क्लॉटिंग टाइम तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये सारी वॉल्यूम्स क्या हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंट तुम्हें तुम्हारे ऊपर करवाए जाते हैं। आपको पता है ये सब कुछ?
MBBS फर्स्ट ईयर ह्यूमन फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में आपको ये सब यूज़ करवा दिया जाएगा, ठीक है। बीपी कैसे नापा जाता है, आपका ये वॉल्यूम्स कैसे नापी जाती हैं, अपना ब्लड ग्रुप कैसे पता लगाया जाता है, आपका ब्लीडिंग क्लॉटिंग टाइम कैसे पता लगाया जा सकता है, आपका ESR कैसे पता लगाया जा सकता है, आपके RBC काउंट, WBC, ये जो आप लोग वो देते हैं ना, अपना ब्लड टेस्ट कराया है कभी आप लोगों ने? करवाया ही होगा, नहीं करवाया होगा तो अपने मतलब घर में किसी का तो करवाया होगा, कोई ना कोई बीमार हुआ होगा तो सारे ब्लड टेस्ट होते हैं ना। तो ब्लड टेस्ट में क्या आता है? हीमोग्लोबिन ये पता करते हैं, RBC WBC प्लेटलेट्स काउंट पता करते हैं, ESR काउंट पता करते हैं। तो ये सारे टेस्ट बेटा आपको MBBS फर्स्ट ईयर की ह्यूमन फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में करवा दिए जाएंगे, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर में सब, आधे डॉक्टर तो फर्स्ट ईयर में बन ही जाते हो, मतलब डॉक्टर नहीं सॉरी, कंपाउंडर तो तुम फर्स्ट ईयर में बन ही जाते हो। चलिए डन, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ बेटा और समझ लेते हैं जो बचा हुआ है अपना। आयतन हो गए। क्षमताओं की अगर हम बात करें बेटा तो कुछ वर्णित श्वसन संबंधी आयतनों को जोड़ करके हम क्षमताएं निकाल सकते हैं, है ना। क्या है, ठीक है। अंतर श्वसन क्षमता क्या होती है बेटा? सामान्य निश्वसन के अलावा वायु की कुल मात्रा कितनी अंतर श्वसित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है लगभग आपका TV प्लस IRV, और इसकी मात्रा कितनी होगी? लगभग 3000 से 3500 मिलीलीटर। चाहो तो NCERT में ही लिख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। निश्वसन क्षमता क्या होती है? तो सामान्य अंतःश्वसन के अलावा वायु की टोटल मात्रा जो आप बाहर निकाल सकते हो, TV प्लस ERV, और ये कितना होता है बेटा आपका? ये होता है आपका 1500 से 1600 मिलीलीटर, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा आपका क्रियाशील अवशिष्ट आयतन। सामान्य निश्वसन के अलावा वायु की वो मात्रा जो बेटा आपके फेफड़ों में बच जाती है, और ये बचती है आपकी ERV प्लस RV। 1100 से 1200, 1000 से 1100, तो 1000 से 1100 और 1100, ये होती है बेटा आपकी 2100 से 2300 मिलीलीटर, ठीक है। इसके अलावा आ जाओ, आपकी जैव क्षमता क्या होती है? तो बलपूर्वक निश्वसन के बाद आप वायु की कितनी मात्रा अंदर ले सकते हो, ठीक है। इसमें ERV प्लस TV प्लस IRV तीनों आ जाएंगे, तो ये होता है लगभग बेटा आपका 4000 से 4600 मिलीलीटर, सही है। ERV 1000 से 1100, 500, तो ये हो जाएगा 1500 से 1600, और 1500 इधर 4000, 1600, ठीक है, 4600। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है बेटा? बलपूर्वक निश्वसन के बाद फेफड़ों में टोटल वायु की कुल मात्रा कितनी है? बलपूर्वक निश्वसन के बाद, ये गलत लिखा है NCERT में। बलपूर्वक अंतः श्वसन के बाद, ये सही कर लेना भैया, हमने सही लिखा है, NCERT ने गलत लिखा है, ठीक है ना। तो टोटल लंग कैपेसिटी बेटा सब कुछ निकालने के बाद थोड़ा ना पता करोगे, सब कुछ में RV तो निकल ही नहीं पा रहा, आप सबको पता है। टोटल अंतः श्वसन के बाद आपके फेफड़ों में कुल कितनी मात्रा है, इसको बेटा NCERT में प्लीज आप सही करा लेना। मैडम मैं गायनेकोलॉजिस्ट करना चाहता हूँ, अच्छी चीज है बेटा। इफ यू आर अ बॉय और आपको लगता है कि लड़का हूँ इसलिए गायनी का स्कोप नहीं है, भाई गाँव में नहीं है, है ना। आप मुंबई दिल्ली वगैरह शहरों में जाओ, बहुत बढ़िया स्कोप है मेल गायनी का, ठीक है। अब्रॉड में मेल गायनीज का बहुत बढ़िया स्कोप है। चंद्रजीत बेटा 5100 से 5800 होगा, 5600 नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, और इसमें बेटा आप चारों को जोड़ दो, RV प्लस, ठीक है, RV प्लस ERV प्लस TV प्लस IRV, और इन चारों को सम्मिलित करने पर लगभग आपका 5100 से 5800 मिलीलीटर आएगा, ठीक है। अब NCERT ने लिखा है कि टोटल लंग कैपेसिटी को आप VC प्लस RV भी बोल सकते हो, हाँ या नहीं? बोल सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, ERV प्लस TV प्लस IRV प्लस आपका RV, ये हो गया आपका टोटल लंग कैपेसिटी, है ना। अब इन तीनों में पता है कि इन तीनों को अगर आप जोड़ दो तो ये तो बेटा आपका क्या हो गया? ये आपका वाइटल कैपेसिटी हो गया, प्लस RV भी आप इसको बोल सकते हो, हाँ या नहीं? आप इसको और भी बहुत सारे नाम दे सकते हो, जैसे आप इसको ERV प्लस TV, ये क्या हो गया बेटा आपका? EC हो गया। आप इसको EC प्लस IRV प्लस RV भी बोल सकते हो, हाँ या नहीं? इसी तरीके से अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हम इसको IC इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस ERV प्लस RV भी बोल सकते हैं, हाँ या नहीं? इतनी मैथ्स तो आती है तुम लोगों को? नहीं आती है? मैम मुझे फिजियोथेरेपी करना है। सादिया फिजियोथेरेपी क्यों?
जब एमबीबीएस का स्कोप है तो फिर अब पहले ही तुम इतना छोटा सपना देख करके नीट की तैयारी शुरू कर रहे हैं मैडम, मुझे तो फिजियोथेरेपी बेटा तुम्हें इसी साल मिल जाता अगर 250-300 नंबर भी आए तो, है ना। डन, आगे बढ़े। ऑप्थेल्मोलॉजी करनी है, नाइस। मैम एमएलए के बेटे को ब्लॉक कर दो, तन्मय बोल रही है। हाँ, धन्यवाद आहाद। अब तुम्हें मेरा पढ़ाया बहुत अच्छा लगता है, कुछ को पढ़ाया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, कुछ को लगता है मुझे पढ़ाना ही नहीं आता है। इट्स ऑल अबाउट ट्यूनिंग यार, है ना, सिर्फ ट्यूनिंग का है सारा खेल। सब टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो। इट्स ऑल अबाउट द ट्यूनिंग बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर, है ना। एक स्टूडेंट को किसके साथ मेल खा गया, वो वाली बात है। 6,000 है मॉड्यूल में, क्या है भाई, मॉड्यूल में जो भी हो, मैं जो पढ़ा रही हूँ तो उतना पढ़ लो यार। चलिए, हेडिंग डालिएगा गैसों का विनिमय। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ करूंगी सो दैट वी गाइस कैन फोकस मोर ऑन द बोर्ड। यस, गैसों का विनिमय बेटा हमारे शरीर में दो जगह पर होता है। कहाँ कहाँ पर होता है याद करिए, जिस दिन हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था उस दिन भी हमने देखा था कौन सी है वो दो जगह। पहली है बेटा आपके कूपिका व केशिकाओं के मध्य, बिटवीन एल्वियोलाई एंड कैपिलरीज, या आप इसको कूपिका और रक्त के बीच ही बोल सकते हो। एनसीईआरटी रक्त बोल रही है, केशिका बोल रही है, नीड टू चेक। रक्त और ऊतक ही बोल रही है ना, चलो रक्त ही बोल रही है तो अपन रक्त ही लिखते हैं, कूपिकाओं और रक्त के मध्य। केशिका भी गलत नहीं है, बस एनसीईआरटी का शब्द उठा रहे हैं अपन। बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, और दूसरा बेटा होता है आपका रक्त और ऊतक के मध्य, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, हमारे शरीर में दो जगह पर गैसों का विनिमय होता है। याद करिए, जब मैंने आपको सबसे पहले दिन श्वसन की क्रियाविधि या श्वसन में होने वाले वो 5 चरण बताए थे, उसमें सबसे पहला चरण था आपका फुफ्फुसीय संवातन, जिसको हमने श्वासन भी बोला था, जिसमें हम वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेते हैं, कुपिका से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालते हैं। दूसरा स्टेप था आपका कुपिका और केशिकाओं के बीच में गैसों का विनिमय। तीसरा स्टेप था आपका गैसों का परिवहन। चौथा स्टेप था आपका ये जो केशिकाएं लेकर के जा रही रक्त, इनके और ऊतक के बीच में गैसों का विनिमय। अब पांचवा स्टेप था बेटा आपका कोशिकीय श्वसन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जहां पर ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा था। यहां तक हमने पढ़ा था लास्ट क्लास, मतलब फर्स्ट क्लास में, ठीक है। फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट क्लास कब थी इसकी, लास्ट वेडनेसडे की बात है, ठीक है, याद है सबको। अब गैसों का विनिमय दो जगह हो रहा है, लेकिन जो पहला मैंने पॉइंट लिखा है बेटा, ये यहां पर स्टार बना के लिखिएगा, ये गैसों के विनिमय का प्राथमिक स्थल यानी कि प्राइमरी साइट है। ठीक है, ये गैसों के विनिमय का प्राथमिक स्थल है। अगर यहां पर गैसों का विनिमय नहीं होगा तो बेटा ऊतक तक ऑक्सीजन पहुंचेगा ही नहीं। ऊतक तक ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं तो ऊतक में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा नहीं। ठीक है, इसीलिए यहां पर गैसों का विनिमय होना जरूरी है। ठीक है, अब ये समझिएगा कि कूपिका और रक्त के बीच में जो गैसों का विनिमय हो रहा है बेटा, ये एक विसरण झिल्ली के द्वारा हो रहा है, एक विसरण क्रियाविधि के द्वारा हो रहा है। ठीक है, यहां पर बेटा ठीक है, यहां लिखिएगा कूपिका
एवं रक्त के बीच गैसों का विनिमय सरल विसरण विधि द्वारा, सरल विसरण विधि, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा हो रहा है। सिंपल डिफ्यूजन विधि द्वारा विसरण झिल्ली पर हो रहा है। विसरण झिल्ली पर, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। होता है, ठीक है। विसरण क्या होता है बेटा? किसी भी वायु का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ आना, ठीक है। वैसे तो मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो भी लिख लीजिए बेटा। विसरण का यहाँ पर मतलब क्या है? विसरण का मतलब होता है गैस का या किसी भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना। ये हो गया बेटा आपका विसरण, डिफ्यूजन, ठीक है। अब ये जो बेटा हो रहा है ये कहाँ हो रहा है? ये कहाँ हो रहा है? आपकी विसरण झिल्ली पर, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर। हम यहाँ पर ये जो चित्र बना रहे हैं बेटा, ये बना रहे हैं विसरण झिल्ली का, यानी कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का। ये चित्र है आपका डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होती है ये 3 परतों की बनी होती है, ठीक है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, इसको मैं थोड़ा डायग्राम को इधर कर लेती हूँ सो दैट रुको, ठीक है। विसरण झिल्ली जो होती है बेटा ये 3 परतों की बनी होती है। कौन कौन सी हैं वो 3 परतें? ये हो गई आपकी एक्चुअल में तो ये भी आपकी सरल शल की उपकलाई हैं। याद करिए और आप मुझे बताइए, मैंने आपको बताया था कि आपके कूपिका में विसरण हो रहा है, तो विसरण के लिए यहाँ पर कौन सी उपकला पाई जाएगी? जल्दी से मुझे बताइए जब तक मैं चित्र आगे बनाती हूँ। विसरण के लिए कूपिका में कौन सी उपकला पाई जाती है? उसको किस नाम से जाना जाता है? इसी तरीके से आपकी जो रक्त वाहिनियां हैं इसमें कौन सी उपकला पाई जाती है और इसको किस नाम से जाना जाता है? थोड़ा सा यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। हाँ जी बताइए। हाँ जी, सरल शल की उपकला, वेरी गुड, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, है ना। हाँ, स्तंभाकार नहीं होती बेटा, सरल शल की होती है। किस नाम से जानते हैं इसको हम? बताइए मुझे जरा। ये जो आपकी उपकला है इसको हम बोलते हैं न्यूमोसाइट्स। क्या बोलते हैं इनको हम?
न्यूमोसाइट्स, ये है आपकी सरल शल की उपकला, या इसको आप बोल दो कूपिका की सरल शल की उपकला, है ना, कूपिका की सरल शल की उपकला। ठीक है, ये हो गई बेटा विसरण झिल्ली की पहली लेयर या फर्स्ट लेयर, न्यूमोसाइट्स, दी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। न्यूमोसाइट्स बिल्कुल सही है। दूसरा बेटा आपको दिख रही है यहाँ पे, ये क्या है, ये है आपकी एंडोथीलियम। एंडोथीलियम क्या होती है बेटा, एंडोथीलियम भी सरल शल की उपकला होती है, बस ये केशिका की सरल शल की उपकला है। ठीक है, ये क्या है बेटा, कैपिलरी की सरल शल की उपकला। ठीक है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ठीक है, इन दोनों के बीच में बेटा, इन दोनों के बीच में आधारी पदार्थ होता है, या आप इसको आप आधारी झिल्ली बोल लो। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, आधारी झिल्ली होती है। ये 3 लेयर मिलकर के बेटा बनाती हैं आपकी विसरण झिल्ली, और इन तीनों को मिलाकर के भी, इन तीनों को मिलाकर के भी विसरण झिल्ली की जो कुल मोटाई होती है, ठीक है, विसरण झिल्ली की कुल मोटाई 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। विसरण झिल्ली की जो मोटाई होती है बेटा, ये 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। ठीक है, तो हमने पहला क्या देखा कि विसरण झिल्ली 3 परतों से बनी है। ठीक है, ये 3 परतों की बनी होती है, ये तीनों परतों के हमने नाम देख लिए, और ये 3 परतों की बनी होने के बाद भी इसकी जो मोटाई है बेटा, ये 1 मिलीमीटर से भी कम है। हाँ, आप इसको 0.2 नैनोमीटर बोल सकते हैं, मिलीमीटर नहीं है, नैनोमीटर है। ठीक है, माइक्रोमीटर है यार, सॉरी, नैनो नहीं है, माइक्रोमीटर है। एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। 1 मिलीमीटर आपको पता है कितना होता है? स्केल आप सबके पास होगी, 10 कितनी स्केल नहीं है, हाँ ये है ना, देखो वी हैव 15 सेंटीमीटर की स्केल। इस 15 सेंटीमीटर की स्केल में 1 सेंटीमीटर इतना छोटा सा है, इस 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो सोचो 1 मिलीमीटर से भी कम इस विसरण झिल्ली की मोटाई होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी, मैंने जो न्यूमोसाइट्स बनाए, ये थोड़ा सा ये बना लो एक बार, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ये बना लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं जब तक पानी पी लेती हूँ। नाइस अहाद, मैम नोट करना है ना? ना बेटा, कैसी बात कर रहे हैं तू, तो बस नागिन बना रहे। मैं लिखती जाती हूँ बोर्ड, तू उनकी फोटो अपनी आंखों में खींचता रहे। लिखने किसने बोला? कॉपी और पेन मत छू लेना। कैसी बात कर रहे हैं? मैडम जी पेन खत्म हो गया, रुक जा, एड्रेस भेज, अभी भिजवा रही हूँ। एक बच्चा लिख रहा है, नाम नहीं पढ़ पाई मैडम, टिश्यू को प्लीज इंग्लिश में लिख दिया करो। अरे मेरा बच्चा। राजेश मील, धन्यवाद बेटा। मैं आप सबकी बड़ी बहन की तरह हूँ, और इसीलिए बेटा मैं हमेशा आप लोगों को सही गाइडेंस देती हूँ। बस कुछ बच्चों को वो पंचायत लगती है, कुछ को वो फालतू बातें लगती हैं। 1 नंबर समझ में आ रहा है? 1 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा ज्ञान के बादल बरसाऊंगी, आप चाहें तो इसे लिखें, नहीं चाहें तो बिल्कुल भी ना लिखें। ठीक है, ज्ञान के बादल बरसने वाले हैं, थोड़ा सा रिलेटेड भी है आपके एनसीईआरटी से, इसलिए मैं बताऊंगी। नहीं चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने आपको बताया जो न्यूमोसाइट्स हैं क्या हैं,
न्यूमोसाइट्स। क्या है न्यूमोसाइट्स बेटा आपके? न्यूमोसाइट्स ये है आपकी कूपिका की सरल छल की उपकला, हाँ या नहीं? जो कूपिका की सरल छल की उपकला है उसी को हमने न्यूमोसाइट्स के नाम से बोला ना। कूपिका की या कूपिका में जो सरल शल की उपकला है बेटा, इसी को हमने न्यूमोसाइट्स के नाम से जाना। ठीक है, ये जो बेटा न्यूमोसाइट्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। न्यूमोसाइट्स जो होते हैं बेटा आपके ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके टाइप 1 न्यूमोसाइट्स। जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे ना तो आप इसको और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा बता रही हूँ। मैं फिर बोल रही हूँ, ज्ञान के बादल हैं, गलती से फट गए हैं। अब बादल फटे हैं तो कुछ के दिमाग बह जाएंगे, कुछ के दिमाग झेल जाएंगे। आपको नीट में यहाँ से नहीं आएगा बट पता होना चाहिए। टाइप 1 न्यूमोसाइट्स बेटा वो होते हैं जहां पर गैसों का विनिमय होता है। ठीक है, तो टाइप 1 न्यूमोसाइट्स बेटा वो होते हैं जहां पर गैशियस एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन जो टाइप 2, नहीं भैया कॉपी टेढ़ी नहीं करनी है सृष्टि जब कॉपी टेढ़ी करनी हुआ करेगी तो मैं आपको खुद ही बता देती हूँ। ठीक है, तो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स क्या करते हैं बेटा, ये एक फॉस्फोलिपिड का स्राव करते हैं। क्या करते हैं? ये एक फॉस्फोलिपिड जिसका नाम है लेसिथिन, लेसिथिन का स्राव करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है बायोमोलिक्यूल्स में, पर रिलेट यहां से करता है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। ये लेसिथिन क्या करता है बेटा, ये लेसिथिन आपकी कूपिका में, ये लेसिथिन करता है क्या बेटा, ये कूपिका में या कूपिका की सरफेस टेंशन को कम करता है। ठीक है, किसी दिन मेरे को अगर क्लास में अटैक आए तो समझ लेना, या तो मेरी औलाद आई होगी सडन गेट खोल के, मैं बहुत जल्दी डर जाती हूँ, या मेरे ये विंडो एसी पे कबूतर आके कूदा होगा, वो ऐसे आके बाहर से फड़फड़ाता हुआ गिरता है तो माइनर अटैक तो आ ही जाता है एकदम छोटा सा। ठीक है, तो कूपिका की सरफेस टेंशन को ये कम करता है। क्या करता है? सरफेस टेंशन को कम करता है। और अगर कूपिका की सरफेस टेंशन कम होती है बेटा तो एक तरीके से ये कूपिका को पिचकने नहीं देता, कूपिका को कोलैप्स, कोलैप्स मतलब कि पिचकने नहीं देता। ठीक है, बूझे? यस रिया। लेसिथिन क्या है मैम? सलाहुद्दीन अभी आप बस इतना जानिए कि ये एक फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, इतना ही आपको आगे बायोमोलिक्यूल्स में भी इतना ही जानना है और कुछ नहीं जानना है। हाँ फारूक। रिया गौरव, आपकी अगर पहली क्लास है तो आई एम श्योर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपसे सिर्फ एक विनती कर सकती हूँ कि आप प्लीज जा करके पिछले लेक्चर्स देख करके आइए, है ना। ज्यादा नहीं देख सकते तो कम से कम इस चैप्टर का, इस तीसरा लेक्चर है तो कम से कम इस चैप्टर के आप पहले के दो लेक्चर्स देख लीजिएगा, सो दैट ये चैप्टर तो कम से कम थोड़ा थोड़ा समझ में आए। या दिस इज टोटली आउट ऑफ एनसीईआरटी रितेश, मैं खुद बता रही हूँ भैया, ज्ञान के बादल थे गलती से फट गए, बादल अचानक ही फटते हैं, है ना, फट गए भाई, आई एम सो सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विसरण झिल्ली हो गई। विसरण झिल्ली 3 परतों की बनती है। 3 परतें कौन कौन सी है? पहली कूपिका की सरल शल की उपकला, दूसरी आपकी एंडोथीलियम रक्त वाहिनी की सरल शल की उपकला, तीसरी इनके बीच में आधारी झिल्ली। ये 3 झिल्ली की बनी होने के बाद भी इसकी कुल मोटाई जो होती है वो 1 मिलीमीटर से कम होती है। ठीक है, हाँ जी, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। आप हैं तो हम हैं, आपका प्यार है तो हम और अच्छे से हैं। ठीक है, बस अपना प्यार बनाए रखिएगा, अपना आशीर्वाद भी बनाए रखिएगा, ठीक है, मुझ पर। और आपका आशीर्वाद मतलब आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपका सिलेक्शन होगा बेटा, तो आपके और आपके पेरेंट्स के दिल से जो दुआएं निकलेंगी बेटा, हमारे लिए वही आशीर्वाद है। ठीक है ना, तो प्लीज़ आप बस पढ़िए। अभी ज़िंदगी में सिर्फ एक काम है आपके पास, पढ़ना। मैं कई बार बोलती हूँ और बार बार बोलती हूँ, ये चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी हैं इसलिए बोलती हूँ।
हालांकि मुझे लाइफ में कोई बहुत बड़ा रिग्रेट नहीं है, जो मैंने किया अच्छा किया है, आज भी अच्छा कर रही हूँ, आगे भी डेफिनेटली और अच्छा करूँगी। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने अपने ज़िंदगी में सीखी, और वो ये कि पढ़ने से आसान काम ना कुछ नहीं है। जब हम पढ़ते थे ना तो हम सिर्फ पढ़ते थे। हम उठते थे, नहा धो करके स्कूल जाते थे, आ करके फिर बैठ के खाना मम्मी बना हुआ दे देती थी, हम पढ़ लेते थे, सॉरी खा लेते थे, खा के हम पढ़ लेते थे, फिर हम सो जाते थे, कोचिंग जाना होता था कोचिंग हो आते थे, रात का खाना फिर बना बनाया टेबल पे लगा मिलता था, खा लेते थे, फिर पढ़ते थे, थोड़ा बहुत टीवी देखते थे, सो जाते थे, फिर सुबह का वही रूटीन चालू हो गया। सिलेक्शन हो गए, जैसे जो कॉलेजेस मिले बढ़िया, वहाँ पे भी हमने सिर्फ पढ़ाई की। लेकिन जब पढ़ाई खत्म हुई, फिर ये था कि क्या करें। मैंने तो अपना क्लिनिक भी रन किया है, अच्छा क्लिनिक रन किया है, तब मैं पार्ट टाइम पढ़ाती थी, 3 घंटे 4 घंटे ऐसा, है ना, तो बढ़िया चलता था। लेकिन जब शादी हो गई, सोचो, मैं तो कमाती भी हूँ, और कोई ऐसा थोड़ा बहुत नहीं कमाती हूँ, एक अच्छा हैंडसम सैलरी आई गेट, है ना, अच्छा कमाती हूँ। अच्छा कमाने के बाद भी मैं घर भी संभालती हूँ। मतलब मुझे याद है लास्ट ईयर में फाइटर बैच लेती थी, तो उसमें रात को 10 बजे से 11 बजे तक एक क्लास चलती थी। दिन में अलग होती थी, रात को एक 10 से 11 क्लास होती थी। तो कभी कभी वो 9 से 10 भी हो जाती थी। तो अब 8 साढ़े 8 मेरे घर में फाइनल डिनर का टाइम होता था। कभी कभी लेट हो गया, जैसे हस्बैंड लेट आए ऑफिस से तो लेट हो गया, तो मैं कहती थी उस दिन, मैं क्लास को रीस्केड्यूल कराती थी, कम से कम डिनर विनर सबको सर्व कर दूं, मैं बाद में खा लूंगी, इन लोगों को तो टाइम से खिला दूंगी ताकि ये लोग सो जाए, मेरी वजह से क्यों ये लोग 11 बजे तक जगे। तो एक दिन मैंने बोला यार मैं बस आज इसलिए लेट हो गई क्योंकि सबको खाना वाना सर्व करना था, रोटियां तो गरम गरम बना के खिलाऊंगी ना, वो थोड़ा बना के रख दूंगी। तो एक बच्चे ने मुझसे बोला कि मैम आप खाना खुद बनाती हैं, आप क्या कुक नहीं लगी है? तो मुझे समझ में नहीं आया कि बच्चे के लिए इतनी हैरानी की बात क्यों थी कि मैं अपना खाना खुद बनाती हूँ। अगर मैं अपने हाथ से अपने लिए, अपने बेटे और हस्बैंड के लिए खाना बना रही हूँ बेटा, तो मुझे इसमें कोई शर्म नहीं लग रही। इनफैक्ट मेरे लिए ये शान की बात है, ठीक है। अगर मेरा बेटा मेरे हाथ का बना, क्या हुआ, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, टेल मी व्हाट हैपेंड, हु केम, बेचारा जग गया। तो अगर मेरा बेटा और मेरा पति मेरे हाथ का बना खाना खा रहे हैं तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं, और इसमें दिक्कत क्या है भाई? मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि आज की डेट में कोई भी बच्चा या कोई भी लड़की जैसे ही वो कमाना शुरू करती है, 50 60 70 हज़ार, इनफैक्ट मैंने तो 30 हज़ार वालों को भी खाने वाली लगाते देखा है उनको लगता है कि सबसे पहले हम खाने से मुक्ति पाएं। पता नहीं क्यों ऐसा खाना बनाने में क्या जोर आता है, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं तो 56 भोग बनाती हूँ दिन में, 2 बार तो, एक बार तो बना ही लेती हूँ, दो बार नहीं तो। और सैटरडे संडे तो मेरा पूरा दिन किचन में ही निकल जाता है। तो आ, मैं फिर बता रही हूँ कि इतना अच्छा कमाने के बाद भी खाना बनाना, बच्चे को संभालना, और ऐसा नहीं है कि मुझे कोई कहता है कि खाना तुम्हें ही बनाना है, मैं अपनी मर्जी से बनाती हूँ, क्योंकि कुक मैं लगा नहीं सकती। पता नहीं क्यों मुझे उसके हाथ का खाना नहीं समझ में आता है। इसके डिलीवरी के टाइम पे मैंने लगाया था 15 20 दिन, उसको मैंने फिर टाटा बाय, मैंने कहा बस मैं अब खुद कर लूंगी, है ना। तो मैं रियलाइज करती हूँ कि लाइफ कितनी बढ़िया थी जब सिर्फ पढ़ना होता था, सिर्फ पढ़ना होता था, मम्मी सारा हेल्प करती थी, कुछ भी काम हो तो पापा को बोल दिया, बाहर का काम पापा ने कर लिया, है ना, खाने वाने का मम्मा ने कर दिया, कपड़ों वपड़ों का मम्मी ने कर दिया, और कुछ है तो बहन और मैं मिलके कराए, कुछ ऐसा बाहर का है। लेकिन आज सब कुछ होने के बाद भी ना एक प्रेशर है, एक प्रेशर, जैसे क्लास से पहले इसे सुलाने का प्रेशर, ये जगना जाए उसका प्रेशर, इसके अलावा सबको हेल्दी खिलाने का प्रेशर। ऐसा नहीं है कि खाना कोई बना, पर हेल्दी, है ना, उल्टा सीधा नहीं खाना है। मैम आपका वेट कम नहीं, तभी आपका वेट कम हो रहा है ऐसा नहीं है बेटा, मैं वेट काम से कम नहीं हो रहा है, वेट कम करने के लिए कितना दौड़ना पड़ रहा है तुम क्या जानो, है ना। तो इसलिए मैं तुम लोगों को बोलती हूँ, ये बात मैंने इसलिए शुरू की, बेटा प्लीज करके आ जाओ। ये बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि एक बच्चे ने कहा कि मैं आपको अपनी दीदी मानता हूँ। दीदी मानना भी चाहिए, क्योंकि आज तुम जिस फेज में हो, इस फेज में मैं रह चुकी हूँ, और अगर मैं तुम्हें कुछ सिखाती हूँ तो मैं अपने अनुभव के हिसाब से तुम्हें सिखाती हूँ।
है ना, वेल टू डू फैमिली से हूँ, मैं एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ, है ना, तो मैंने कभी घर में भी हमारे 2 बडीज लगे हुए हैं, कुछ भी काम है तो ठीक है, तो अच्छी फैमिली से हूँ, ठीक है, और हैं हम मिडिल क्लास फैमिली वाले, लेकिन कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं देखी, है ना। खुद भी भगवान की कृपा हमेशा बनी रही, आप जैसे बच्चों की हमेशा सपोर्ट रहा, ब्लेसिंग्स रही उनके पेरेंट्स की, तो उसकी वजह से लाइफ में सब अच्छा मिला है। लेकिन एक प्रेशर है अब, जो तब नहीं था जब हम तुम्हारी उम्र में थे, है ना। इसलिए बेटा मैं आपको बोलती हूँ कि ये जो टाइम है ना, इसको बर्बाद ना करें, इसको प्लीज यूटिलाइज करें, और 100% यूटिलाइज करें, ताकि आने वाले समय में बेटा आपको ये पछतावा ना हो कि उस टाइम यार मैम की बात सुन ली होती। 8 महीने 10 महीने तो बचे थे, पढ़ लेते, क्या दिक्कत था, है ना। तो पढ़ लो, पढ़ने से ज्यादा आसान काम जिंदगी में कोई नहीं है, समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। देख रहे हो औलाद आके पता नहीं क्या क्या कर गई। चलिए, तो विसरण झिल्ली के बारे में मैंने आपको बताया, ये 3 परतों से बनी होती है। कुपिका की सरल शल की उपकला, आपकी एंडोथीलियम केशिका की सरल शल की उपकला, दोनों के बीच में आधारी झिल्ली, ये तीनों लेयर्स मिलकर के बेटा आपकी विसरण झिल्ली बनाते हैं। यहाँ तक हमने बात कर ली। उसके बाद बेटा अब ये जो गैसों का विसरण होता है इस विसरण झिल्ली पर, ये कुछ कारकों पर आधारित होता है। कौन कौन से हैं वो कारक, उस पर बात कर लो, ठीक है। लिखिएगा, विसरण झिल्ली पर विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन अक्रॉस द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग diffusion across the diffusion, what you did, across the diffusion membrane. Okay, I ordered one board for you, you write on this. I ordered this for you, you can write on this. I ordered that for Shri Didi na, same is for you, open it and you can write. चलिए, कौन कौन से कारक हैं बेटा जो विसरण झिल्ली पर विसरण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला हो गया बेटा विसरण झिल्ली की मोटाई, है ना, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, विसरण झिल्ली की मोटाई, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है। आप मुझे बताइए इसका आंसर, अगर विसरण झिल्ली ज्यादा मोटी है तो विसरण जल्दी होगा या धीरे होगा, लो गिमी, आप मुझे बताइए, अगर विसरण झिल्ली मोटी है तो विसरण जल्दी होगा या धीरे होगा, हाँ जी बताइए, आप बताओ। नरेश ऐसा कुछ नहीं, धीरे होगा, स्लो होगा, कितनी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो अगर विसरण झिल्ली मोटी होगी तो आप ऐसे लिखिएगा, मोटाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विसरण। इनवर्सली का मतलब समझते हो ना, मतलब मोटाई ज्यादा होगी विसरण धीरे होगा, मोटाई कम होगी विसरण जल्दी होगा। समझ में आ गया है नहीं, कितना सिंपल है। दूसरा बेटा क्या कारक है यहाँ पर जो इसको अफेक्ट करता है, वो है बेटा सांद्रता प्रवणता, सांद्रता प्रवणता,
इसे हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जस्ट वेट, या इसको बेटा हम कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस का मतलब होता है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रता, ठीक है, प्रेशर भी आप समझ सकते हो। जितना ज्यादा अंतर होगा उतना जल्दी डिफ्यूजन होगा या धीरे। इसको आप नहीं ऐसे नहीं समझ सकते, रुको मैं थोड़ा ऐसे समझाती हूँ, एक और एग्जाम्पल देकर के समझाती हूँ। ये पकड़ो, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बना रही हूँ, तो प्लीज है ना, इसको आप लोग ना बनाएं, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बना रही हूँ। चलिए, पहला केस है ए, दूसरा केस है बी। ये केवल समझाने के लिए है, सो बेटर यू डोंट डू, मतलब बेटर यू डोंट ड्रॉ दिस, बनाना नहीं है इसको, ठीक है ना, आपको ये सिर्फ समझना है। दो केस मैंने यहाँ पर बनाए, ए और बी। पहले केस में बेटा जो ए है, ए में बेटा कोई गैस भरी है, सपोज ऑक्सीजन मैंने भर दी है, ठीक है। ए केस में मैंने कौन सी गैस भर दी है, ऑक्सीजन। और बी में मैंने भर दिए बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ऑक्सीजन में प्रेशर, ए में ऑक्सीजन का प्रेशर है यहां पर 104, दूसरी तरफ बेटा प्रेशर है ऑक्सीजन का 40, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर है, ऑक्सीजन कहां से कहां जाएगी आप बताइए, ऑक्सीजन 104 से 40 की तरफ जाएगी या 40 से 104 की तरफ जाएगी, पहले तो आप मुझे ये बताइए। हाँ मैडम, ऊपर वाली इंग्लिश नहीं समझ में आ रही मत समझो, हिंदी समझ लो बस। हाँ जी, ये बताइए ऑक्सीजन किधर से किधर मूव करेगी, 104 से 40 की तरफ या 40 से 104 की तरफ, टेल मी फास्ट। राइट विद दिस ना, टेक द मार्कर, टेक द मार्कर, राइट ऑन द बोर्ड, बताइए जल्दी से। ऑक्सीजन, हाँ बिल्कुल सही है मुस्कान, यस चंदन, ऑक्सीजन 104 से 40 की तरफ गति करेगी, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाएगी। कितनी सिंपल सी बात है, ठीक है, कितनी सिंपल सी बात है। बी केस में हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड 45 से 40 की तरफ जाएगी, अभी हमने बोला अधिक से कम की तरफ जाएगी। अभी हमने देखा ना कि ये जो है वायु, ये हमेशा अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाएगी। ये तो क्लियर है ना सबको, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज, मेरा क्वेश्चन बेटा ये है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाएगी, ये तो हमें पता है, लेकिन कौन से केस में गैस जल्दी डिफ्यूज होगी, ए में या बी में, कौन से केस में ऑक्सीजन जल्दी जाएगी या कार्बन डाइऑक्साइड एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जाएगी, ये मुझे बेटा आप बताइए। हाँ जी, कौन से केस में गैस जल्दी मूव करेगी, यूज दिस। हाँ जी, ए केस में गैस जल्दी मूव करेगी 104 से 40 की तरफ, या बी केस में जल्दी मूव करेगी 45 से 40 की तरफ। यहां हम धोखा खा गए मैडम, और यहां हम पिघल गए मैडम, है ना। ए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा बेटा। प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा होता है मूवमेंट उतना ज्यादा होगा। आप ऐसे समझ लो कि एक पहाड़ी से पानी को गिरना है नीचे और एक छत से पानी को गिरना है नीचे, तो कहां पर ज्यादा तेजी से पानी आएगा, पहाड़ी से पानी नीचे आएगा ज्यादा तेजी से, क्योंकि अंतर ज्यादा है, ठीक है। वहीं अगर छत से नीचे पानी आना तो उतने प्रेशर से नहीं आएगा जितना पहाड़ी से आएगा। तो आप ऐसे मानिए कि सांद्रता प्रवणता जितनी ज्यादा होगी, सांद्रता प्रवणता यानी कि प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, विसरण भी उतनी जल्दी होगा, ठीक है। ए केस में क्योंकि प्रवणता ज्यादा है ना,
आप इसको बोलेंगे यहाँ पर प्रवणता अधिक है, इसलिए बेटा यहाँ पर विसरण भी तीव्र गति से होगा। ठीक है, विसरण भी तीव्र गति से होगा। समझे या नहीं? बूझे? बी लिख रही है नीतू अभी भी। कैसे बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पर वो तीसरा केस है सॉल्युबिलिटी वाला, यहां मैंने सिर्फ एक पॉइंट लिया है, डिफरेंस कितना है, प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा विसरण उतना फास्ट होगा। तीसरा बेटा जो केस होता है जो इसको अफेक्ट करता है आपके विसरण की क्रिया को, वो है बेटा आपका गैसों की घुलनशीलता। तीसरा केस क्या है बेटा? गैसों की घुलनशीलता, है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो जो गैस जितनी जल्दी घुलेगी उतनी जल्दी विसरित हो जाएगी, जो धीरे घुलेगी वो धीरे जाएगी। तो आप इसमें लिखें कि घुलनशीलता जितनी ज्यादा होगी, है ना, घुलनशीलता ज्यादा होगी तो विसरण भी ज्यादा होगा या जल्दी होगा। अब यहीं पर बेटा, अच्छा 104 मैडम मुझे 10 लगा, कैसे लगा? चलो दिखाई नहीं दे रहा था, सुनाई तो दे रहा था कि बिल्कुल ही अब्बा डब्बा चब्बा हो गए थे, ना दिख रहा है ना सुनाई दे रहा है, अरे अब्बा डब्बा चब्बा ऐसा कुछ हो गया था क्या भाई? है तो यहाँ पर बेटा आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो घुलनशीलता होती है ये ऑक्सीजन की तुलना में, घुलनशीलता ऑक्सीजन की तुलना में 20 से 25 गुना अधिक होती है। तो सीधी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी विसरित होगी ऑक्सीजन की तुलना में। बूझे? समझे? कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जल्दी विसरित होगी? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी घुल जाती है, ऑक्सीजन को घुलने में समय लगता है, उसकी घुलनशीलता कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम है। एंजॉइंग? नाइस। रब विद दिस, रब विद द रेस्ट ऑफ डन। तो ये तीन बेटा ऐसे कारक होते हैं, कारण नहीं है, कारक है, कारण नहीं है, ये कारक हैं, फैक्टर्स। ठीक है, ये तीन ऐसे कारक हैं बेटा जो गैसों को विसरण होने में मदद करते हैं। ठीक है, बूझे क्या है? एक बच्चा पूछा मैडम बूझे क्या है? बिहार में बूझे मतलब समझे, ऐसा। यस मैम। ये अर्जुना वाला कौन बच्चा है यहाँ पे? चलिए, अरे विशाल पूछ रहा है मैडम व्हाट इज बूझे। ऐसे तो बड़ा हिंदी हिंदी करते हो, यहाँ तुम अंग्रेज बन जाते हो। मैम वासु को सुला के आती है, इतनी जल्दी कैसे उठ जाता है? मैं बता रही हूँ ना, आज ये थोड़ा वो डरा हुआ है, पता नहीं मोटू पतलू सुबह से ही छोड़ ही नहीं रहा है, बहुत मुश्किल से आज ये सोया है। मोटू पतलू केम इन योर ड्रीम्स? व्हाट यू डिड देन? व्हाट यू डिड देन? टेल मी, बी लाउड। डन। चलिए, कह रहा मैं डर गया। फट्टू महाराज हो तुम, है? चलिए, अब एक आपको यहाँ पर ना टेबल बनाना है। आप टेबल वो एनसीईआरटी से ही छाप लो तो ज्यादा अच्छा है, मैं क्या बनाऊं अब इसको। चलिए, ये टेबल बेटा एक एनसीईआरटी में आपके दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके नीट में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, और आ चुका है। ठीक है, आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो भी बेटा आपको यहाँ से बढ़िया क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पर बेटा क्या है, आप ये देखिए अच्छा आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, आंशिक दाब क्या होता है। एक चीज समझिएगा, आंशिक दाब यानी कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर। हम सबको पता है कि हमारे ऊपर एक वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल है, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको हम बेटा? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इस वायुमंडल में क्या है बेटा? वायु है,
जिसको हम एयर बोल देते हैं। और वायु क्या है बेटा? वायु आपका गैसों का मिश्रण है। बचपन में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, है ना? ये क्या होता है बेटा आपका? ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। मिक्सचर ऑफ गैसेस। व्हाट इज एयर? मैडम, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। कई सारे गैसों का मिश्रण है बेटा आपका वायु। और इसमें आपको ये भी पता है कि इसमें 78% तो केवल नाइट्रोजन है, ठीक है। इसमें 21% आपकी ऑक्सीजन है। इसमें 0.3% बेटा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। अब बाकी में बेटा आपकी अन्य आती है। ये भी आप लोगों को पता है ना? ये भी अपन ने बचपन में पढ़ा हुआ है। तो हमने देखा कि वायुमंडल का ना हमारे ऊपर एक प्रेशर है, और आप सबको पता है कि आप जमीन पर हो तो आपके ऊपर एयर प्रेशर ज्यादा है। जैसे जैसे आप पहाड़ों में जाते हो एयर प्रेशर कम होता जाता है, हाँ या नहीं? ये सबको पता है कि नहीं पता है? जैसे आप यहाँ, ये समुद्र है, ठीक है, ये अपन गोवा गए, गोवा वाले बीच पे, हाँ ठीक है। फिर यहाँ से हम धीरे धीरे मेरा लड़का पागल है गोवा के लिए। यहाँ से हम धीरे 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 ऊपर की तरफ चढ़े और हम पहुंच गए पहाड़ों में, मनाली, ठीक है ना? तो हम सबको पता है कि ऊपर एक एटमॉस्फेयर है और उस एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमेशा उस जीव पर लगा हुआ है जो धरती पर रहता है। अब आप मुझे बताइए, मैं इन पॉइंट्स के नाम रख देती हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी। आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा वायुमंडलीय दाब कहाँ होगा? ए बी सी डी ई एफ जी, सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब कहाँ होगा? यस, कौन से पॉइंट पर सबसे ज्यादा वायुमंडलीय दाब होगा? जल्दी बताइए मैम। पहलगाम में? अरे मुस्कान, हाँ जी, ए पर। सीधी बात है, यहां पर वायुमंडलीय दाब सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो कि यहाँ पर वायु दाब सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। आप इसको बोलेंगे यहाँ पर वायु दाब सबसे ज्यादा होगा, सर्वाधिक होगा। और सबसे कम कहाँ होगा बेटा? सबसे कम होगा आपके इस जी स्पॉट पर, ठीक है ना? सबसे कम कहाँ होगा बेटा? सबसे ज्यादा कहाँ है? ए स्पॉट पर। सबसे कम कहाँ है? इस जी साइट पर या जी स्पॉट पर, ठीक है ना? अब वायु का दाब है, मतलब वायु के अंदर प्रेजेंट जो गैसेस हैं उन गैसों का दाब है, हाँ या नहीं? तो ये बताइए बेटा, अगर पूरे वायु के दाब को हम वायुमंडलीय दाब बोलेंगे, ठीक है, अगर हम वायु के दाब को वायुमंडलीय दाब बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वायुमंडलीय दाब, या इसको हम बोल देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलेंगे इसको हम? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस वायु में क्या है बेटा? इस वायु में गैसें हैं ना, गैसों का मिश्रण है। तो इस वायु के अंदर बेटा जो नाइट्रोजन का दाब होगा, नाइट्रोजन का अपना दाब होगा, इसके अंदर ऑक्सीजन का अपना दाब होगा, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अपना दाब होगा। और क्योंकि बेटा ये वायु का एक अंश है, तो इस अंश के दाब को हम सिर्फ ऑक्सीजन के दाब को बेटा ऑक्सीजन का आंशिक दाब बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? हम इस ऑक्सीजन के दाब को ऑक्सीजन का आंशिक दाब बोलेंगे। हम कार्बन डाइऑक्साइड के दाब को कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब बोलेंगे, हाँ या नहीं? समझे या नहीं? है ना? वायु का दाब वायुमंडलीय दाब, लेकिन वायु में उपस्थित एक अंश, किसी एक गैस का बेटा जो दाब है वो आंशिक दाब हो गया। समझे या नहीं? तो यहां पर आंशिक दाब क्या होता है बेटा? आंशिक दाब का मतलब है वायु में उपस्थित किसी एक गैस, जिसको हम बोल देंगे उसका अंश है ना, गैस के दाब को उस गैस का आंशिक दाब बोलते हैं। समझे? 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 तो यहां पर बेटा ये जो टेबल है इसमें ऑक्सीजन
और कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब दिखाया है। आपके ये टेबल बनाना है, अभी बनाना है, पहले ये लिखना आंशिक दाब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, इसके बाद आपको ये टेबल अभी नोट करना है, ठीक है ना। बस इतना ही है बेटा अभिषेक, इसके बाद और कुछ नहीं है। तो हमारी बॉडी के अंदर वायुमंडल में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना है, 159 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg बेटा हम प्रेशर मेजर करने का एक यूनिट है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बहुत कम है, इसका आंशिक दाब मात्र 0.3 है। हमारी बॉडी के अंदर वायु कूपिका के अंदर ऑक्सीजन का आंशिक दाब 104, वायु कूपिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो इसका आंशिक दाब मात्र 40। हम अगर बात करें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, किसकी बात करें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां लिख देती हूं मैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। ये हो गया आपका टिश्यू, ठीक है, ये हो गया आपका एल्वियोलाई, ठीक है, ये हो गया आपका एटमॉस्फेयर। तो आप ये देखेंगे हमारी बॉडी में इस तरीके का अरेंजमेंट है कि ऑक्सीजन हमेशा बाहर से कूपिका में आएगी और कूपिका से ऊतक की तरफ जाएगी, क्योंकि बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, कूपिका में कम है, तो ऑक्सीजन बाहर से कूपिका में आ जाएगी। कूपिका में ऑक्सीजन ज्यादा है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें ऑक्सीजन कम है, तो जो बेटा आपकी वायु है वो वायु कूपिका से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चली जाएगी। जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन आ जाएगी, ये ब्लड आपका, वासु डोंट शाउट, ये ब्लड आपका ऑक्सीजनेट हो जाएगा। ऑक्सीजनेट होने के बाद बेटा ये ब्लड आपके टिश्यू में पहुंचेगा, और टिश्यू में बेटा क्योंकि ऑक्सीजन कम है तो 95 से 40 की तरफ चली जाएगी। समझे या नहीं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन कहाँ रही है, आप सबको पता है बेटा कि इसी टिश्यू के अंदर C6H12O6 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड, जल और बहुत सारी ऊर्जा बन रही है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन यूज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेटा कहाँ पर है, आपका ऊतक में ज्यादा है, तो ऊतक से बेटा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड कम है, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। जैसे ही बेटा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाएगी, 45 हो जाएगी। ये बेटा आपके कूपिका में जाएगा, रक्त परिवहन होते होते कूपिका में कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो ज्यादा से कम की तरफ चला जाएगा, और बाहर तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम है, तो 40 से बाहर निकल जाएगा, मतलब कूपिका से, फेफड़ों से बाहर निकल जाएगा। समझे या नहीं। तो हमारी बॉडी में इस तरीके से अरेंजमेंट है कि ऑक्सीजन हमेशा वायुमंडल से, फेफड़ों से होते हुए ऊतक की तरफ जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा ऊतक से होते हुए, फेफड़ों से होते हुए वायुमंडल में निकल जाएगी। समझ में आया कि नहीं। अब इसके बारे में हम और डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है, तो एनसीईआरटी कहती है बेटा कि आपकी कूपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होती हैं, बाकी गैसों का विनिमय बेटा रक्त और ऊतकों के बीच में भी होता है। इन स्थलों पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय दाब या सांद्रता प्रवणता के आधार पर सरल विसरण विधि द्वारा होता है। सांद्रता प्रवणता मतलब प्रेशर डिफरेंस के बेसिस पे सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है। जहां प्रेशर ज्यादा है, डिफ्यूज होकर वो कम प्रेशर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा गैसों की घुलनशीलता के साथ साथ विसरण में सम्मिलित झिल्लियों की मोटाई भी विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, ठीक है ना। तो ये 3 घटक हैं जो कि विसरण को प्रभावित करते हैं। गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस का जो दाब होता है बेटा, उसको हम उसका आंशिक दाब कहते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब को बेटा, ऑक्सीजन का आंशिक दाब मतलब PO2, कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब को हम PCO2 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये दोनों आपके यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है। ये मैं डायग्राम आपको कल समझा दूंगी, वैसे तो ऐसा है नहीं कुछ समझाने वाला। आगे बढ़ते हैं। तो सारणी में दिए गए आंकड़ों से ये चीज आपको क्लियर हो जाती है कि कूपिकाओं से रक्त और रक्त से ऊतकों में ऑक्सीजन के लिए सांद्रता प्रवणता का संख्या, मतलब इस तरीके से डिफरेंस बना हुआ है कि ऑक्सीजन हमेशा कूपिका से रक्त से ऊतकों में जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा विपरीत दिशा में जाएगी, यानी कि आपके
ऊतकों से रक्त और रक्त से कुपिका से होते हुए बाहर। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता ऑक्सीजन की तुलना में 20 से 25 गुना ज्यादा होती है, इसीलिए बेटा ये ऑक्सीजन की तुलना में जल्दी विसरित हो जाता है। ठीक है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विसरण झिल्ली मुख्य रूप से 3 परतों की बनी होती है। कौन कौन सी हैं बेटा? कुपिका की पतली शल की उपकला, जिसको हमने न्यूमोसाइट्स बोल दिया, कुपिकाओं की केशिकाओं की अंतःकला, कुपिका में जो केशिकाएं हैं उसकी अंतःकला, और इनके बीच में बेटा आपकी आधारी झिल्ली। ठीक है, ये पतली आधारी झिल्ली। तो ये 3 लेयर हो गई बेटा आपकी। सबसे पहली कुपिका की, दूसरा बेटा यहाँ पर जो केशिकाएं हैं, कोशिकाओं नहीं है बेटा, ये केशिकाएं हैं। ठीक है, ये कोशिकाएं नहीं है, ये केशिकाएं हैं। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना बेटा, ये आपकी केशिकाएं हैं, कोशिकाएं नहीं है। इसके अलावा बेटा उनके बीच में स्थित आधारी तत्व जो कि आधारी झिल्ली बनाता है। इसके अलावा बेटा सहायक शल की उपकला, आधारी झिल्ली का रक्त केशिका की अंत्यकला, ये मिलकर ये एकल परत द्वारा घिरी होती है। फिर भी इनकी कुल मोटाई जो होती है वो 1 मिलीमीटर से बहुत कम होती है। इसलिए हमारे शरीर में सभी कारक ऑक्सीजन के कुपिकाओं से ऊतक और कार्बन डाइऑक्साइड के ऊतक से कुपिकाओं तक आने के लिए फेवर में है। यह आधारी झिल्ली बेटा मैं आपको बता चुकी हूँ। सो दिस इज इट। आज हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं। पहला हमने कवर किया आपका वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, आयतन और क्षमताएं, और दूसरा बेटा हमने कवर किया गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये 2 टॉपिक हमने आज कर लिए हैं। इतना ही लेके आई थी आज मैं, क्वेश्चंस लाई भी नहीं थी। गृह कार्य बेटा मॉड्यूल से क्वेश्चन कर लेना, एक्सरसाइज 1 से, इन दोनों टॉपिक के। व्हाट आर यू डूइंग। और साथ ही साथ बेटा आपको DPP 3 करनी है इस चैप्टर की, जो मैं दे दी है आपको, अभी क्लास के बाद अपलोड हो जाएगी। ये बेटा आप लोगों के लिए रियल टेस्ट सीरीज 2026 फाइनल कॉल है। जिस किसी ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो अभी भी करा सकता है। ऑफलाइन जो पहला रियल टेस्ट का मतलब रियल टेस्ट जो पहला ऑफलाइन होने वाला है बेटा, उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 21 अगस्त को इसका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। 31 अगस्त को बेटा इसका टेस्ट है। आप इस नंबर पे कॉल करके एनरोल करा सकते हैं। रियल टेस्ट सीरीज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर प्रो प्लान, कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन बिफोर। तो इसके लिए बेटा आई गेस अलग से कोई वो नहीं है ना, चार्ज नहीं है ना इसका, तो ये तो आपके प्लान के साथ ही है जिन लोगों ने भी प्रो बैच लिया हुआ है। दिस इज इट। अपना बढ़िया ध्यान रखना बेटा। मिलेंगे अब हम कल, और कल हम ऑक्सीजन का परिवहन पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नो नो नो।